चारू को बचपन से ही चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। उसे जब भी घर से थोड़े पैसे मिलते वो बाहर जाकर चॉकलेट ही खा लिया करती। इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी और एक दिन अपनी बेटी को समझाती है। देख बेटी, माना हमारे टूथपेस्ट में नमक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू जब देखो चॉकलेट खाती रहे। अरे तेरे दांत सड़ जाएंगे। अरे माँ, तुम बेकार में ही चिंता करती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दिन में 3 बार ब्रश करती हूँ। मेरे दांतों का कोई भी चॉकलेट बाल भी बाका नहीं कर सकती। और तुझे अगर मधुमेह हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? तुझे पता है ना, कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा तुझे। माँ, पिक्चर नहीं देखती क्या? हर हीरोइन का हीरो आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मेरा हीरो भी आता ही होगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। इतने में ही चारू को एक हॉर्न की आवाज आती है और वो चॉकलेट खाते हुए बोलती है। ये लो माँ, मेरा हीरो तो आ गया। मैं तो चली कॉलेज। बाकी की चिंता मेरे घर आने के बाद करना। चारू बाहर जाकर देखती है तो सामने अंकित बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था और उसे चॉकलेट खाते हुए देखता है। अरे मेरी जान, तुम पहले से इतनी मीठी हो, फिर तुम्हें चॉकलेट खाने की क्या जरूरत है? अरे इतनी चॉकलेट मत खाया करो, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे और तुम फिर क्यूट नहीं लगोगी यार। और जब तुम क्यूट नहीं लगोगी तो मैं तुम्हें कैसे देखूंगा? हाँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इतना चॉकलेट मत खाया करो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे बाबा, फ्लर्ट बाद में करना, पहले यहाँ से चलो। अगर मेरी माँ ने तुम्हारी बातें सुन ली तो उनको ये लगता है कि हम अच्छे दोस्त हैं और तुम बस मुझे लेने आते हो। अगर उनको ये पता लगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो फिर तौबा तौबा। अब चारू अंकित की बाइक पर बैठती है और चॉकलेट ही खाते हुए कॉलेज पहुंच जाती है और उतरते हुए मन में कहती है। अरे ये चॉकलेट तो सिल्क थी और मैंने गलती से अंकित की पीठ पर निशान छाप दिए। अब इसे बताए तो गुस्सा करेगा और मेरा चॉकलेट खाना बंद करवा देगा। एक काम करती हूँ, बताती ही नहीं हूँ और इसको इसकी पीठ थोड़ी ना दिखेगी। इतना सोचकर चारू अंकित को चिक पर किस कर देती है और क्लास के लिए भाग जाती है और अंकित उसे रोकता है। अरे सुन के तो जाओ, बस एक बार हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद मैं तो इसके घर जाकर बात करूंगा शादी की, और इसकी फैमिली को बोल दूंगा कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी शादी करवा दे ताकि मेरी चॉकलेट पाई मेरे पास आ जाए। अब अंकित भी बाइक पार्क करके अपनी क्लास में चला जाता है। दिन बीतते हैं, चारू का चॉकलेट खाना कम नहीं होता। अंकित और चारू की माँ उसे समझाती हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो चॉकलेट तो कभी चॉकलेट आइसक्रीम तो कभी चॉकलेट केक खाया ही करती। ऐसे ही एक दिन चारू की माँ कहती है। बेटी, तेरे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया है, अगर तू तैयार है तो बता, बात चलाओ। माँ, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। एक बार मेरा कॉलेज क्लियर हो जाए फिर सोच लेंगे शादी की। ये लो, आप चॉकलेट खाओ। सुधा ये सुनकर चारू को चप्पल उठाकर मारती है और वो भाग जाती है। चारू कमरे में जाकर शीशा देखती है और मुंह खोलती है तो सच में उसके दांतों में कीड़े लगे थे। अचानक ही चारू अपने चेहरे को देखती है तो ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से उसके चेहरे पर बहुत सारे दाने हो चुके थे। इस चॉकलेट की बच्ची ने तो मेरे मुंह और दांतों की बैंड बजा दी है। अब कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाऊंगी। अब चारू अपने कमरे से सारी चॉकलेट निकालकर कूड़ेदान में फेंकती है। सोने जाती है, लेकिन चॉकलेट खाने की गंदी आदत की वजह से उसे नींद नहीं आती और खुद को काबू करने की कोशिश के बाद वो खुद से कहती है। नहीं चारू बेटा, तू हार नहीं मान सकती। क्या करूँ क्या करूँ? अब चारू अपने फोन में यूट्यूब देखने लगती है और चॉकलेट क्रेज के कारण उसका यूट्यूब भी उसे चॉकलेट की डिश ही सजेस्ट करता है। फाइनली वो हिम्मत हार कर वीडियो को प्ले करती है जिसमें चॉकलेट खाने के फायदे बताए जा रहे थे और चारू कहती है। ओ बेटे की जान, ये चॉकलेट खाने के फायदे भी तो बड़े हैं। एक काम करती हूँ, खा ही लेती हूँ। अब चारू खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसके बाद डस्टबिन में हाथ डालकर उसमें से चॉकलेट निकालकर खाने लगती है। यानी अब तू फेंकी हुई चॉकलेट खाएगी? खा ले यार, खा ले। वैसे भी पैक है, गंदी थोड़ी हुई होगी अंदर से। ऐसे ही चारू एक एक करके सारी चॉकलेट खा जाती है और उसका पेट चॉकलेट खाने के कारण काफी भारी होने लगता है। वो बिना नाश्ता किए ही सुबह कॉलेज चली जाती है और ये सब कुछ होते देखकर सुधा कहती है। हो ना हो, इसने जरूर रात भर चॉकलेट खाई है। ऐसे तो ये पागल लड़की बीमार हो जाएगी। एक काम करती हूँ, एक अच्छे से डॉक्टर को इसके बारे में सब बताकर इसके लिए दवा ले आती हूँ। जिसके बाद सुधा चारू के कॉलेज से आने तक दवाई ले आती है और चारू को शाम को दवाई देती है। ये ले चारू, ये खा ले। इस दवा को खाने से तेरी चॉकलेट की क्रेविंग कम हो जाएगी। माँ, मैं बीमार थोड़ी हूँ, ना ही मुझे इसकी लत है।
बस मुझे खाना अच्छा लगता है तो खाती हूँ। अब बेकार की चिंता मत करो। चारू अपने कमरे में आराम करने जाती है कि अचानक ही उसके पेट में दर्द होता है। सुधा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां दोनों को पता चलता है कि चारू के पेट में बहुत सारे कीड़े थे, जिस कारण ही उसे पेट में दर्द हो रहा था। अब सुधा चारू को समझाती है। तू घर चल, तेरी चॉकलेट तो मैं निकालूंगी। 1000 बार बोला है पर तूने नहीं सुनी। अब बोल दे तू कि तूने पेट में पेट एनिमल पाले हुए हैं। माँ, मामा मत कर, ये तो शुक्र है कि कीड़े दवा से निकल जाएंगे। आज के बाद तू चॉकलेट से तौबा कर ले, समझी तू? इतना कहकर सुगंधा चारू को घर ले आती है, जिसके बाद अब चारू तो ढीठ ही थी। उसने चॉकलेट खाना नहीं छोड़ा था, लेकिन ये अलग बात है कि वो छुप कर खाया करती। दिन गुजरते हैं और चारू का फाइनल ईयर का एग्जाम आता है और अंकित उससे कहता है, जान, बस इस साल की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे। हम कितने खुश रहेंगे साथ में, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। आय हाय, कितना कुछ सोच रखा है मैंने। अच्छा जान, अभी एग्जाम देते हैं, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। तुम एग्जाम में ना अच्छे से मेहनत करना। अरे बस ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, चॉकलेट लूंगी मैं। जिसके बाद चारू के कहने पर अंकित ना चाहते हुए भी उसे चॉकलेट दिलवाता है और चारू सिल्क चॉकलेट लेकर एग्जाम देने जाती है और खुद से कहती है, आज तो चॉकलेट खाते हुए एग्जाम दूंगी। मीठा खाने से तो वैसे भी सब काम अच्छा होता है। अब चारू एग्जाम देने बैठती है। एग्जाम देती देती उसे खुद पता नहीं चलता कि उसकी चॉकलेट मेल्ट होकर सारी एग्जाम शीट पर फैल जाती है। चारू का ध्यान इस बात पर जब जाता है तो वो जल्दी से उसे साफ करती है, लेकिन हालात अब बद से बदतर हो जाते हैं और एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है। वो रोती हुई खुद से पछतावा करने लगती है। इस चॉकलेट की आदत ने मेरा शरीर खराब कर दिया, पर अब मेरा रिश्ता और साल भी खराब कर दिया। वो ये बोलकर सारी चॉकलेट फेंक देती है। अंकित से मिलती है और रोते हुए सब बताती है और अब किसी की भी बात बिना सुने घर आ जाती है और अपनी माँ को भी सब बताती है। और सुधा कहती है, पागल लड़की, देर आए दुरुस्त आए। छोड़, जो होना था सो हो गया, पर अब किसी चीज की लत मत लगा लियो, समझी? तभी अंकित अपनी माँ के साथ आता है और चारू का हाथ मांगता है और चारू सबके आगे बोलती है, अंकित, पर हम तो कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करते, तो तुमने अभी से मेरा रिश्ता क्यों मांगा? जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तो इंतजार तो कर ही सकता हूँ ना। हम एक काम करते हैं, अभी सगाई करते हैं और शादी वो एग्जाम के बाद करेंगे। और हाँ, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं भी सोच लूंगा कि मैं अच्छा नहीं दिखता, इसलिए तुमने मुझे पसंद नहीं किया। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और कह देता हूँ, शादी के बाद ना चॉकलेट बहुत कम खाना तुम, क्योंकि चॉकलेट जितना खाओगी तुम मोटी हो जाओगी और जब भी लगोगी तो इतनी क्यूट लगोगी कि तुम्हें छोड़ के मैं ऑफिस ही नहीं जा पाऊंगा। ये सुनकर चारू अंकित के गले से लग जाती है और दोनों परिवार वाले मिलकर उनकी सगाई करवाते हैं, जिसके बाद चारू की चॉकलेट खाने की आदत धीरे धीरे ही सही लेकिन छूट जाती है। महक एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, जिसे बिना कहे सब कुछ मिल जाता था। लेकिन महक को मेकअप करने का शुरू से ही बहुत ज्यादा शौक था, जो हर वक्त बस मेकअप ही किया करती रहती थी। एक बार महक घूमने के लिए धौलपुर नाम के गांव जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक विनोद नाम के लड़के से होती है, जिसे महक की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक बार महक और विनोद दोनों नदी के किनारे बैठे होते हैं, तो महक विनोद का हाथ पकड़ती है। महक जी, आप ये क्या कर रही है? आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा? अरे यार विनोद, तुम भी ना बड़े क्यूट हो, बस इतनी सी बात पे डर जाते हो। मैंने हाथ ही तो पकड़ा है, कौन सा मैंने तुम्हें किस किया या तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है? महक जी, ये आप कैसी बात कर रही है हमसे? अरे आपको पता नहीं है, हम बहुत शरीफ आदमी हैं। हमसे ना आप ऐसी बात मत कीजिए, वरना हम क्या? अरे विनोद जी, आप तो शर्माने लग गए। वैसे आप इतना हम कर रहे हैं तो मुझे भी हम में शामिल ही कर लीजिए ना। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है मेरा कि मुझे ना तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। मैं यहाँ जितने दिन रही हूँ तुमसे बात की है, तो मुझे तुम बहुत पसंद आए और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। क्या आप हमारे साथ घर बसाना चाहती हो? अब शादी तुम्हारे साथ करूंगी तो घर तुम्हारे पड़ोसी के साथ थोड़ी बसाऊंगी। तुम ना ज्यादा भाव मत खाओ और अब जल्दी से बता दो कि तुम्हारा जवाब क्या है। हम आपके साथ घर कैसे बसा सकते हैं? आप तो क्या? तुम्हें क्या मैं अच्छी नहीं लगती या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? नहीं,
हमारी जिंदगी में कोई नहीं है और आप तो हो ही इतनी अच्छी कि आपको जो देखेगा वो पसंद करेगा। जब ऐसा है तो तुम क्यों नहीं पसंद करते मुझे, और तुम ही क्यों नहीं मुझसे शादी कर लेते? महक जी, ये प्यार, शादी, मोहब्बत, इश्क विश्क ये सब ना पिक्चरों में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ये एक मिथ्य है। और आप ही बताओ, आप एक शहर में रहने वाली अमीर लड़की हो और आप क्या हमसे शादी करोगी और गांव में रहोगी? नहीं रह पाओगी आप। मैं पेट से ही शहर में रहने की आदत डाल के नहीं आई हूँ, धीरे धीरे ही तो आदत पड़ी है। और रही बात गांव में रहने की, तो वो भी डाल ही लूंगी धीरे धीरे। आप हमारे लिए गांव में रहने की आदत डालने वाली हो? अब मैं तो फुल तैयारी में आई हूँ कि तुम मना कर ही ना पाओ, और ना ही मैं मना करने का कोई कारण छोड़ू तुम्हारे पास। अब बताओ, मुझसे शादी करोगे? हम तो बस अपनी माँ के साथ रहते हैं, लेकिन आपका तो पूरा परिवार है। आप अपने माँ पिताजी को क्या कहोगी? वो हमारी शादी के लिए मानेंगे क्या? मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है, और अगर एतराज होगा भी तो मैं उनकी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि लाइफ मेरी है, तो अपनी लाइफ के बारे में फैसला लेने का हक भी मेरा ही है। लेकिन आप अपने माँ बाप को ठेस पहुँचाकर हमसे शादी करोगी तो हमें भी बुरा लगेगा ना। देखो, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। वो भले ही हमारी शादी के लिए मना कर दे, लेकिन कुछ समय बाद वो मान ही जाएंगे और हमसे मिलने भी जरूर आएंगे। और अब तुम ना ज्यादा तेज मत बनो, मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। विनोद भी कहीं ना कहीं महक को पसंद करता था, इसलिए वो भी महक से अपने दिल की बात कह देता है। और जब दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं तो विनोद की माँ शादी के लिए मान जाती है, लेकिन महक के घर वाले नहीं मानते और साफ मना कर देते हैं। लेकिन महक अपने घर वालों की बात नहीं मानती और बिना कुछ बताए विनोद के गांव जाकर उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद महक के घर वाले उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। जिसके बाद अब महक विनोद के साथ ही रहा करती। कुछ दिनों बाद महक ऑनलाइन मेकअप का बहुत सारा महंगा महंगा सामान मंगवाती है। तो इतना सब देखकर महक की सास यशोदा चौंक कर कहती है, बहू, इतना सब किस लिए मंगवाया? हम किसी शादी में जा रहे हैं क्या, जो तूने ये सब मंगवा लिया? और सब एक जैसे ही दिख रहा है, कहीं तू कोई दुकान तो नहीं खोलने वाली? माँ जी, मैं कोई मेकअप की दुकान नहीं खोल रही, और ना ही ये सब एक ही है। कंटोर, ब्लश, आई शेडो और मेकअप का सारा सामान है। देखकर तो पता चल गया कि ये सब मेकअप का ही सामान है, लेकिन ये हमारे घर क्यों? क्या तू गांव में कोई पार्लर खोलने का सोच रही है? माँ जी, आप भी क्या कुछ भी बोले जा रही हैं। ये सब मैं अपने लिए लाई हूँ। मेरा आधे से ज्यादा मेकअप का सामान तो मायके भी रह गया, और जो लाई हूँ वो भी खत्म हो गया। बहू, लेकिन इतना सब मंगवाने की क्या जरूरत थी? इतना तो हमारे घर में राशन नहीं आता, जितना तूने शक्ल को सुधारने का इतना सामान मंगवाया है। उतने में तो हमारा घर सुधर जाए। माँ जी, शक्ल तो मेरी पहले से ही सुधरी हुई है। ये तो मैंने शक्ल पर कारीगरी के लिए मंगवाया है। शादी के बाद तो लड़की को और भी अच्छे से बनकर रहना चाहिए। बहू, 400-500 रुपए हम गरीब के लिए बड़ी बात होती है। अभी इतने में मैं महीने भर की दाल ले आती, लेकिन तूने आसानी से इतने पैसे उड़ा दिए। माँ जी, आपको किसने कहा ये 400-500 का है? इतने का ही तो लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 700 का होगा, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। माँ जी, ये सब 13,000 का है, और अभी बहुत से सामान रह रहे हैं। धीरे धीरे वो भी ले आऊंगी। हे भगवान, थोड़ा सा भी दिमाग है क्या तेरे अंदर? ये कहाँ से लाई? इतने पैसे किसने दिए तुझे? माँ जी, वो विनोद जी के रखे थे ना पैसे, तो मैंने ले लिए। हे भगवान, मेकअप वाली बहू कहाँ से आ गई इस गरीब के घर में? अरे बहू, हम पाई पाई जमा कर रहे हैं ताकि हम अपना घर ले सके, और तूने एक ही बार में सब उड़ा दिया। यशोदा महक को बहुत सुनाती है, उस पर गुस्सा करती है। एक दिन महक घर के काम में लगी होती है और विनोद की बहन शिवानी महक के कमरे में सफाई कर रही होती है। तभी उसकी नज़र महक के मेकअप के सामान पर जाती है और शिवानी महक के काजल को उठाकर उसको लगाने लगती है, लेकिन वो उससे टूट जाता है। तभी वहाँ महक आ जाती है। उससे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है,
शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छेड़ने की? भाभी वो क्या वो लगा रखा है? अरे तुम्हें पता भी है वो काजल कितना महंगा था? अरे किसने कहा था तुम्हें मेरे कमरे में घुसने के लिए? पर भाभी मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, वो तो मैं बस लगा के देख रही थी। तुमने अपनी शक्ल देखी है जो मेरा काजल लगाने चली थी? अरे पूरे 1500 रुपए का काजल था वो। अब कहाँ से लाऊं मैं वो काजल, बताओ? घर में शोर सुनकर विनोद और यशोदा वहाँ आते हैं और यशोदा बोलती है, अरे बहू, क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ जी देखिए, मेरा इतना महंगा काजल शिवानी ने तोड़ दिया। अब क्या लगाऊंगी मैं? क्या एक काजल के लिए तूने इतना शोर मचाया है और शिवानी को डांट रही है? हाँ महक जी, आपने इतनी छोटी बात के लिए शिवानी को कितना कुछ कह दिया। अरे आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। अरे माना आज हमारी औकात नहीं है इतना महंगा सामान लेने की, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं ना कि आपको और हमारे परिवार को हम खुश रख सके। हाँ बहू, और तूने एक काजल के लिए न जाने कितना गलत बोल दिया। महक एक गरीब घर की बहू तो बन गई थी, लेकिन हरकतें अब भी उसकी अमीरों वाली ही थी और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद विनोद की नौकरी चली जाती है और घर में कहीं से भी 1 रुपया नहीं आता। घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर महक जी आपने थोड़े पैसे बचाए होते, उड़ाए नहीं होते, तो कम से कम आज हमारे खाने के लिए पैसे तो होते। लेकिन आपके महंगे मेकअप के चक्कर में हम गरीब और ज्यादा गरीब हो गए। हाँ माँ जी, आपने और विनोद जी ने सही कहा था, मुझे माफ कर दो। मैंने विनोद से प्यार तो किया लेकिन कभी उनकी बीवी नहीं बन पाई। लेकिन मैंने इतना महंगा महंगा मेकअप खरीदकर आपको परेशानी दी, तो अब मैं यही सब बेचकर आपकी परेशानी हल करूंगी। महक अपना सारा मेकअप का सामान बेचकर विनोद की एक दुकान खुलवा देती है और फिर महंगा मेकअप भी छोड़ देती है। लेकिन जब विनोद अच्छा कमाने लग जाता है तो वो महक को तोहफे में महंगा वाला मेकअप गिफ्ट करता है। सुधा अपनी बेटी दिशा के साथ दिल्ली शहर में रहा करती थी। सुधा को खाना बनाना बहुत पसंद था और वो अपनी बेटी दिशा को भी खाना बनाना सिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुधा को उसके मायके से कॉल आता है और सुधा टेंशन में अपनी बेटी दिशा से कहती है, दिशा, तेरी नानी का कॉल आया था, हम दोनों को बुला रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं चली जाऊँ फिर तू बाद में चली आना। अभी तेरी परीक्षा चल रही है ना, इसीलिए तुझे नहीं ले जा सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप जाओ, मैं घर का और खुद का ख्याल रख लूंगी। वैसे भी आप मेरी वजह से यहाँ रुक जाओ ये भी सही बात नहीं है ना। मैं मेरी परीक्षा खत्म होते ही गाँव आ जाऊंगी। ठीक है, तो तू मेरा सामान पैक कर दे, मैं कुछ और सामान लेकर आती हूँ। गांव में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं, इसीलिए यहीं से लेकर जाना पड़ता है। माँ, आप बिना सामान के जाओ, मैं जब आऊंगी ना तब लेते आऊंगी। आपको इतना सामान लेकर जाने की क्या जरूरत है? मैं तैयारी करती हूँ यहाँ की, तब तक आप कुछ बना कर खा लो जो रास्ते में काम आएगा। हाँ, वही सोच रही थी, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। अगर रास्ते में कुछ नहीं मिल जाता तो क्या खा लूंगी? वैसे भी गांव पहुंचकर ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। माँ, आपको गांव का खाना बहुत पसंद है, तो किसी को शहर से गांव लेकर क्यों नहीं आ जाती, ताकि आपको हर रोज गांव का खाना खाने को मिले। पगली, मैं भी गांव की ही बेटी हूँ, लेकिन मेरी शादी शहर में हो गई है, इसलिए अब शहर का खाना खाते खाते गांव का खाना बहुत याद आता है, बस और कुछ बात नहीं है। वैसे भी ऐसे बीच में अगर ब्रेक मिलता रहेगा तो अच्छा लगता है। चल अब मेरे कपड़े पैक कर दे, बातों में लगा देती है। दिशा अपनी माँ का सारा सामान पैक कर देती है और अपनी माँ को रेलवे स्टेशन छोड़कर घर वापस आ जाती है। अब सुधा अपना सफर तय करते हुए अपने गांव सहारनपुर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ उसके इंतजार में खड़ी है। अपनी माँ को ऐसे इंतजार करते देखकर सुधा अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए कहती है, माँ कैसे हो आप? बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। बस करो माँ, आप कितना रोगी? रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी क्या आप? तुझे लगभग 10 साल बाद देख रही हूँ। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। अब जाकर तू मेरे सामने खड़ी है। चल अंदर चल, सभी लोग तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया भाभी, और ये छुटकी कितनी बड़ी हो गई है। अरे वाह, सच में कितने सालों बाद मिले हैं हम। आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बुआ, काहे गांव आने में इतनी देर लगा दी? आपको गांव की याद नहीं आती का?
हम सभी आपको बहुत ही याद करते थे। अरे रे, कितना बोलती है। अरे रूपा, अभी तो आई है बुआ, कुछ देर आराम करने दो। सारे सवाल आज और अभी कर लेगी क्या? जाकर पानी ले अपनी बुआ के लिए। आजा सुधा, बैठ। वाह अम्मा, घर को काफी अच्छा बनाया है आपने। आप लोगों को देखकर लग ही नहीं रहा। देखो तो कितने अच्छे से घर को सजाया है। ये सब रूपा का काम है। दिन भर घर को सजाती रहती है, फिर सब देखकर हमसे पूछते रहते हैं ये ठीक है या नहीं। अरे कहाँ गई रूपा? पानी क्या कुएं से निकालने गई? जल्दी लेकर आ। उमा अपने भाई और भाभी और माँ से मिलकर बहुत खुश थी। ऐसे ही बात करते हुए कब समय बीत जाता है उन्हें पता नहीं लगता। कुछ घंटों बाद जब रूपा खाना बनाकर सभी को खाना देने लगती है तो खाना खाते हुए सुधा कहती है, अरे वाह, बहुत सालों बाद गांव का खाना खा रहे हैं। मुझे तो बहुत साल हो गए गांव का खाना खाए हुए। और रूपा, तूने कितना टेस्टी खाना बनाया है। तेरे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। बुआ, हम तो बहुत कुछ बना लेते हैं। वो कहाँ है ना, कोनो हमारी तारीफ नहीं करता है। आप ही हो जो आज हमारी इतनी तारीफ कर रही हो। का रे रूपा, काहेले इतना बोलती है? जाकर दाल लेकर आ। तुम्हारा हाथ का सबसे अच्छा ऊका का बोलते हैं। डीस बोलते हैं बाबा, अब लात है हमारा हाथ का स्पेशल डीस। खाकर देखना बुआ, तोहरा शहर का दाल भूल जाओगी। अरे वाह, इतना टेस्टी खाना बनाती है। अगर मुझे अच्छा लगा ना तो मैं तुम्हारे दाल की रेसिपी ले जाऊंगी और शहर में बनाऊंगी और खाऊंगी भी। का बुआ, तुम भी ना हमको बहुत शर्मिंदा कर देती हो। खाना खाओ, हम अभी दाल लेकर आते हैं। हाँ, रूपा बिटिया बहुत ही खास दाल बनाती है। हमको तो बहुत पसंद है उनके हाथ की दाल। पता ना का डालती है दाल माँ। का डालेगी? बस अपनी पटर पटर और अपने लोगन का प्यार। और सुधा, तुम्हारी बिटिया काहे नहीं आई? वो भी बहुत ही बड़ी हो गई होगी ना। वो अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद आएगी। बस 2 दिन की बात है। उसकी परीक्षा खत्म होते ही वो आ जाएगी। का आपकी बेटी ओ हमरे मतलब दिशा दीदी आ रही है ना, हम अपना पूरा गांव घुमाएंगे, देख लेना। और हम भी शहरिया जैसे लड़की की तरह ना फिटफाट बन जाएंगे। रूपा की बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। हंसी मजाक में 2 दिन गुजर जाते हैं और अब दिशा भी अपने ननिहाल जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। दिशा को लेने उसके मामा मामी, नानी और माँ रेलवे स्टेशन पर आए हुए थे और घर में रूपा अपनी शहरी पोशाक पहनकर अपनी बड़ी बहन दिशा का इंतजार कर रही थी। सभी घर पर पहुंचकर रूपा को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी उमा देवी रूपा से कहती है, हे भगवान, ये क्या पहनी हो तुम? कैसे जोकर की तरह दिख रही हो। जाओ जाकर कपड़े बदलो, बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिख रही हो। का बात करत हो दादी, हम पे तो सब जचता है। हमको मालूम है हम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। और बताओ दिशा दीदी, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छी लग रही हो, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारा टॉप थोड़ा कलरफुल हो गया। अच्छा, हम खुद ही ढेर सारा फुल वाला टॉप लिए हैं, हमको तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वैसे आप काहे अपने शहर के कपड़े नहीं पहने? आपको देखने के लिए तो हम कब से बेसब्र थे, लेकिन आप तो फुल गांव के लुक में आए हो। हाँ, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना अच्छा लगता है और मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। बस बहुत बात हो गई, बाकी बातें बाद में कर लेना। अब दिशा को मुंह हाथ धो लेने दे, भूख भी लगी होगी इसे। हाँ बिटिया? हाँ नानी माँ, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन आपने क्या बनाया है खाने में ये तो बता दीजिए पहले। हमने बनाया है आज का पूरा खाना, दाल भात और सब्जी। और दाल ना हमरे हाथ का खा कर देखो, मजा आ जाएगा आपको। हाँ जरूर खिलाओ, तभी तो पता लगेगा ना कि कैसा बना है। तुम्हारे हाथ का दाल चावल पहले टेस्ट करूंगी फिर बताऊंगी। ओहो, अब आपको हम सिखाएंगे दाल कैसे बनती है। वाह, हम गांव के हैं और आप हमें खाना बनाना सिखाओगे। दिशा रूपा की बात को सुनकर हंसते हुए अंदर चली जाती है और फ्रेश होकर खाना खाने लगती है। खाना खाकर दिशा सबके साथ बैठकर बातें करते हुए रूपा से कहती है, रूपा दाल अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें हींग की कमी थी। अगर हींग डाल देती तो खाने में मजा ही आ जाता। सच बताऊं तो दाल ज्यादा गल गई थी, बाकी नमक मसाला तो सब ठीक है।
ए दादी सुनत हो का बोल रही है तुम्हारी नातिन? बोल रही है हमको दाल बनानी नहीं आती। लो अब हमको शहर के लोग सिखाएंगे खाना बनाना। दिशा दीदी आपको खाना बनाना आता है का, जो आप हमको बता रही हो? शायद आता है, शायद नहीं भी आता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो बना ही लेती हूँ। शायद तुम्हारे खाने से कम स्वादिष्ट बनता हो। अरे दिशा दीदी दिल काहे छोटा कर रही हो? आज रात को अपने हाथ का खाना बनाकर सबको खिला दो। हमारे साथ घर वालों को भी पता चल जाएगा आप कैसा खाना बनाती हो। ये क्या बात कर रही हो रूपा? दिमाग में कुछ हो है कि नहीं? और अम्मा क्या है, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हो ये रूपा को? अरे भैया दोनों बहन की बात है। अगर दिशा खाना बनाना चाहे तो बना सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये लो बात बिल्कुल साफ हो गई। अब का है, चलो दिशा दीदी आज रात तुम और हम मिलकर खाना बनाते हैं अपना अपना, और सबको टेस्ट करवाते हैं कि का बोलती हो आप। ठीक है, फिर बता दो कि क्या क्या बनाना है खाने में, ताकि मैं अभी से तैयारी कर सकूं, सोच सकूं और कि मुझे खाना कैसे बनाना है। दिशा और रूपा के बीच अब गांव वर्सेस शहर की दाल की बात हो गई। अब दोनों बहनें दाल चावल बनाती हैं। दोनों मिलकर अपना अपना खाना सभी के सामने रख देती हैं। सभी लोग दिशा का बनाया हुआ खाना टेस्ट करते हैं। तभी संतोष बोलता है, वाह मजा आ गया खाकर। क्या दाल बनी है दिशा बेटा, इतना स्वाद आज से पहले हमने तो कभी नहीं खाया। हमको भरोसा नहीं हो रहा है, लाओ हम भी चक्कर देखें कैसी बनाई है दाल। रूपा जब दिशा के बनाए दाल टेस्ट करती है तो वो भी शहर की दाल की फैन हो जाती है। गांव वर्सेस शहर की दाल में अब जीत शहर की दाल की होती है, जो दिशा ने बनाई हुई थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।